हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक लेब स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है हिमांशु सिंह। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की जो सोशियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं उसी सीरीज में आगे हम बात करेंगे बुक 1 का जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, यानी कि जो चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है सामाजिक संस्थाओं को समझना, अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस, उसको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप क्लास 11th जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से इसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर इसको सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जितने भी पीडीएफ नोट्स हैं वो सारे के सारे फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। इसके साथ में जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो सारी सारी वो आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। ठीक है, तो अगर हम इस वीडियो में टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिवार, विवाह या और नातेदारी क्या होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्य और आर्थिक जीवन किस तरीके का होता है, उसके बारे में कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं। ठीक है, किस तरीके से ये सारी की सारी चीजें काम करती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे राजनीति, राजनीति क्या होती है और राज्य क्या होता है, इसकी बेसिक जो संकल्पना होती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको समझेंगे। और धर्म एक सामाजिक संस्था किस तरीके से होता है, किस तरीके से ये समाज को चलाने का काम करता है। और साथ ही यही विचार हम शिक्षा के बारे में जानेंगे कि शिक्षा एक सामाजिक संस्था के रूप में किस तरीके से काम करती है। तो बेसिकली क्या मतलब है, इसमें हम कुछ संस्थाओं के बारे में बात करेंगे जो हमारे समाज को चलाती हैं। ठीक है, उन्हीं को सामाजिक संस्थाएं कहा जाता है। अब इसमें हम छोटे से लेकर जो बड़े बड़ी जो संस्थाएं होती हैं उन तक बात करेंगे। छोटी संस्थाओं में जैसे परिवार हो गया, हमारा रिश्तेदारी होगी, ठीक है, हमारे विवाह हो गया, तो ये सब क्या है, ये छोटी संस्थाएं होती हैं। उसके बाद अगर हम बड़े स्तर पर जाते हैं तो राजनीति में राज्य की संकल्पना आ जाती है। तो राज्य एक बड़ी बृहद हम कह सकते हैं सामाजिक संस्था के रूप में काम करती है। ठीक है, धर्म के बारे में बात करते हैं, धर्म भी क्या होता है, एक बड़ी संस्था के रूप में काम करता है, बड़ी सामाजिक संस्था होती है। इसी तरीके से जो शिक्षा होती है वो भी एक संस्था होती है, सामाजिक संस्था होती है, जो एक बड़े स्तर पर काम करती है। जो समाज की जो संस्कृति होती है, रीति रिवाज होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, जो भी कस्टम्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं, उनको आगे प्रमोट करने का काम करती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो काम होते हैं शिक्षा के माध्यम से हो पाते हैं और इसी से समाज का संचालन हो पाता है। तो इन पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम एक इंट्रोडक्शन की परिचय के बारे में बात करते हैं, तो हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा है कि व्यक्ति जो होता है समाज का एक अभिन्न अंग होता है और प्रत्येक व्यक्ति का समाज में एक निश्चित स्थान होता है। ठीक है, वो व्यक्ति किसी का हम कह सकते हैं पिता भी हो सकता है, किसी का भाई भी हो सकता है, किसी का हस्बैंड हो सकता है, किसी का बेटा हो सकता है। ठीक है, तो उसका एक समाज में स्थान होता है। अगर रिश्तेदारी में बात करते हैं तो उसका एक निश्चित स्थान होता है। फिर वहीं पर अगर वही व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर जाता है, अपने ऑफिस में जाता है, तो वहां पर एक उसका एक निश्चित स्थान होता है। वहां पर एम्प्लॉय हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली कहने का क्या मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति का समाज में एक निश्चित स्थान होता है और प्रत्येक की एक परिस्थिति होती है और उसकी अनेक भूमिकाएं होती हैं। ठीक है, तो स्थिति और परिस्थिति और भूमिकाएं होती है, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियोज में। ठीक है, तो इनका जो चुनाव करना होता है हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। कि अगर हमें किसी का भाई बनना है तो वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। ठीक है, हम उसको इलेक्ट नहीं कर सकते, हम अपनी मर्जी से किसी को भी भाई नहीं बना सकते। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है कि अगर हम ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो वहां पर हमें काम करना होता है। वहां पर हम हमें क्या काम करना है वो हम डिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, जो भी हमारी भूमिकाएं होती है, परिस्थिति होती है, वो हमारे नियंत्रण में नहीं होती है। लेकिन कुछ जो होता है वो हमारे नियंत्रण में होता है। जैसे हमने परिस्थिति के बारे में बात करी थी, तो एक प्रदत्त परिस्थिति होती है, दूसरी होती है कौन सी, उसको बोल पहली तो आती है वो है प्रदत्त स्थिति, और जो दूसरी थी वो थी अर्जित परिस्थिति। ठीक है, तो प्रदत्त स्थिति में क्या होता है, समाज जो होता है वो उस स्थिति को उस व्यक्ति को दे देता है। ठीक है, वो जन्मजात मिली होती है। लेकिन अर्जित परिस्थिति में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो अपनी मेहनत से, अपनी उपलब्धियों के कारण उस स्थिति को प्राप्त करता है। ठीक है, तो वो उसके चुनाव के लिए होता है। लेकिन ज्यादातर जो भूमिकाएं होती है, परिस्थिति होती है, उसका चुनाव हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। अब संस्थाएं क्या होती है, तो संस्थाएं क्या होती है, संस्था आपको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो हमारे जो डेली के काम होते हैं, ठीक है, उनको काम करवाती है। तो कानून या प्रथा द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार कार्य करने वाली इकाई संस्था होती है, यानी कि एक ऐसी यूनिट होती है जो कानूनों के माध्यम से काम करती है। ठीक है, नियमों का पालन करती है, वो एक इकाई होती है जिसको संस्था बोलते हैं। उसके नियमित तथा निरंतर कार्य चालन को इन नियमों को जाने बिना नहीं समझा जा सकता। ठीक है, बेसिकली कहने का क्या मतलब होता है कि एक ऐसी यूनिट होती है जो कानूनों के या प्रथाओं के रिचुअल्स के माध्यम से काम करती है और जो समाज द्वारा स्वीकृत नियम होते हैं उनका पालन करती है। अगर हमें संस्था को समझना है तो जो भी नियमों का वो पालन करती है हमें उसको समझना पड़ेगा, तभी हम उसके निरंतर और कार्यचालन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये संस्था का काम होता है। संस्थाएं जो होती हैं प्रत्येक व्यक्ति का
पर प्रतिबंध लगाती है, यानी कि उस पर कुछ हम कह सकते हैं कुछ काम करने के लिए मना करती है और साथ ही व्यक्ति को अवसर भी प्रदान करती है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं सरकार के बारे में, तो सरकार एक सामाजिक संस्था के रूप में काम करती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, सरकार जो होती है कुछ लोगों पर प्रतिबंध लगाती है। कुछ लोगों पर प्रतिबंध किस तरीके से लगा सकते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति को कुछ काम नहीं करना। ठीक है, जैसे शराब नहीं पीना है और हम कह सकते हैं गुटखा नहीं खाना, तो ये क्या होता है, ये प्रतिबंध लगाने का काम करती है। ठीक है, लेकिन साथ में ही अवसर भी प्रदान करती है, यानी कि सरकार कुछ ऐसी योजनाएं लेकर आती है कि वो लोगों को कुछ ऐसे अवसर देती है, अपॉर्चुनिटीज देती है, जिससे कि वो अपना विकास कर सके। तो जो संस्थाएं होती हैं वो व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने का भी काम करती है और साथ में उसको अवसर भी देती है, जिसकी वजह से उसका विकास हो सके। प्रतिबंध लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि समाज में जो भी व्यवस्था होती है, ऑर्डर होता है, उसको बनाए रखा जा सके। और अवसर प्रदान करने का मतलब ये होता है कि उसको उसका जो व्यक्तिगत विकास होता है, ठीक है, जो डेवलपमेंट होता है वो हो सके। तो इस तरीके से ये प्रतिबंध और अवसर लगाने के दोनों को काम करती हैं। यहाँ सामाजिक संस्थाएं होती हैं जो प्रतिबंधित, नियंत्रित और दंडित और पुरस्कृत करती हैं, यानी कि कुछ संस्थाएं होती हैं जो व्यक्ति को प्रतिबंधित करती हैं, उसको नियंत्रित करती हैं, दंडित करती हैं, और कोई अच्छा काम करता है उसको पुरस्कृत करने का काम इन संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। अब जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं उसको हम दो स्तर पर देख सकते हैं। ठीक है, दो तरीके की संस्थाएं हम कह सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में हमने बात करी थी, संस्थाएं बेसिकली दो टाइप की होती है, जिसमें सबसे पहले बृहद संस्थाएं आती है, जिसमें और दूसरी होती है लघु संस्थाएं। तो बृहद संस्थाएं जिसमें राज्य आ सकते हैं, यानी कि जो बड़े लेवल पर काम करती है वो बृहद संस्थाएं होती है, और लघु संस्थाएं कौन सी होती हैं, जो छोटे लेवल पर काम करती है, जैसे कि परिवार। ठीक है, तो संस्थाएं बेसिकली दो टाइप की हम कह सकते हैं। अब सामाजिक संस्थाओं के प्रति कुछ दृष्टिकोण होते हैं कि वो किस तरीके से चीजों को देखते हैं। सबसे पहला जो दृष्टिकोण होता है वो होता है प्रकार्यवादी दृष्टिकोण। ठीक है, यानी कि फंक्शनलिस्ट अप्रोच इसमें आती है। दूसरा होता है संघर्षवादी दृष्टिकोण। अब इनमें क्या फर्क होता है, क्या किस नजरिए से ये सामाजिक संस्थाओं को देखते हैं, एक बार उनको देखते हैं। तो प्रकार्यवादी जो दृष्टिकोण होता है वो समाज को इस तरीके से देखता है कि सामाजिक संस्थाओं को सामाजिक मानकों, आस्थाओं और मूल्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित संबंधों की भूमिका के जटिल ताने बाने के रूप में ये समाज को, सामाजिक संस्थाओं को देखती है। बेसिकली कहने का मतलब क्या होता है कि समाज में जो भी मानक होते हैं, यानी कि जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, जो भी आस्था होती है, मूल्य होते हैं, उनको समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं सामाजिक संस्थाएं होती हैं, समाज के में जो भी मानक होते हैं, आस्थाएं होती हैं, ठीक है, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने की जो जिम्मेदारी होती है वो सामाजिक संस्थाओं की होती है। सामाजिक संस्थाएं सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विद्यमान होते हैं, यानी कि जो भी समाज की जरूरतें होती हैं, चाहे वो संस्कृति का हस्तांतरण करने की बात हो, समाज में कुछ नया उत्पादन करने की बात हो, तो वो सारे के सारे जो काम होते हैं वो सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से किए जाते हैं। और सामाजिक संस्थाओं का एक हम कह सकते हैं प्रायोरिटी जो होती है, सामाजिक जरूरतें जो होती हैं, सोशल नीड्स होती हैं, उनको पूरा करने के लिए ये हमेशा बनी रहती हैं, तत्पर रहती हैं। अब इसके अनुसार जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं दो तरीके की होती हैं। सबसे पहले औपचारिक आती है, दूसरी होती है अनौपचारिक। अब औपचारिक में जैसे कानून आ जाएगा, शिक्षा आ जाएगा, तो ये क्या होते हैं, ये औपचारिक होते हैं, जिसको कानून ने मान्यता दे रखी होती है। और अनौपचारिक में जैसे परिवार आ जाएगा, धर्म आ जाएगा। धर्म से रिलेटेड कुछ ज्यादा कानून है नहीं, ठीक है, परिवार से रिलेटेड कुछ ज्यादा हम कह सकते हैं जटिल कानून नहीं है। तो इस तरीके से ये अपने आप में स्वतंत्र होती है, इसलिए इनको अनौपचारिक कहा जाता है। लेकिन औपचारिक में कानून आ जाती है, शिक्षा आ जाती है, कानून से संबंधित कुछ हमारा जो संविधान है, हमारी जो सोसाइटी है, उसमें कानून है। ठीक है, शिक्षा से संबंधित बहुत सारे प्रावधान उसमें दे रखे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि शिक्षा और जो कानून होते हैं वो औपचारिक सामाजिक संस्था के रूप में काम करते हैं, वहीं पर धर्म और जो परिवार होते हैं वो अनौपचारिक सामाजिक संस्था के रूप में काम करते हैं। अब संघर्षवादी दृष्टिकोण किस तरीके से हमारी सामाजिक संस्थाओं को देखता है, तो समाज में जो सभी व्यक्ति होते हैं उनका स्थान जो होता है समान नहीं होता है, ये कहते हैं संघर्षवादी। समाज में जो भी व्यक्ति होते हैं उनका स्थान निश्चित नहीं होता है। हमें समाज में बहुत तरीके की हम कह सकते हैं विषमताएं देखने को मिलती हैं। व्यक्ति जो होता है वो ऊंच नीच में होती है, जातिगत भेदभाव उसमें हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, वर्ग जो संघर्ष होता है उसमें हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से समाज में जो भी व्यक्ति होते हैं उनका समाज में स्थान निश्चित नहीं होता है। सामाजिक जो सभी सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे वे पारिवारिक हो, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी या फिर शैक्षणिक हो, समाज के जो प्रभावशाली अनुभाग होते हैं, जो भी हम कह सकते हैं वर्चस्वशाली लोग होते हैं, वर्ग होते हैं, ठीक है, तो उनके हित में ये सामाजिक संस्थाएं कार्य करती है, उनके हित में संचालित करती हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें ये कहा जाता है संघर्षवादी दृष्टिकोण में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं परिवार के बारे में, विवाह और नातेदारी ये क्या होती है, तो एक बार इसको देखते हैं। तो परिवार जो होता है एक नैसर्गिक यानी कि नेचुरल जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो होती है। अब नेचुरल किस तरीके से होती है, जैसे किसी कोई हम कह सकते हैं लेडीज है, कोई महिला है, उसका एक बच्चा होता है। तो जो बच्चा होता है उसका जो सर्वप्रथम हम कह सकते हैं
स्नेह होगा वो किसके प्रति होगा, अपनी माता के प्रति होगा। और साथ में भविष्य में उसके भाई बहन होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, एक नेचुरल जो फैमिली होगी वो डेवलप हो जाएगी। तो इसी तरीके से परिवार को हम कह सकते हैं एक नेचुरल, हम एक सामाजिक संस्था के रूप में काम करता है। तो परिवार जो होता है, जो ठीक है निजी क्षेत्र होता है, वो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं उससे गहराई से यानी काफी ज्यादा प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। परिवार जो होता है काफी सारे महत्वपूर्ण काम करता है, ठीक है। जो समाज की जो हम कह सकते हैं जो फंडामेंटल जो नीड्स होती है उनको पूरा करता है, और जो सामाजिक व्यवस्था सोशल ऑर्डर होता है उसको स्थायी बनाने में मदद करता है। अब परिवार किस तरीके से समाज की जो बुनियादी आवश्यकताएं होती है उनको पूरा करने का काम करता है। अगर हम भौतिक वस्तुओं की बात ना करते हुए अगर हम इसके जो हम कह सकते हैं सांस्कृतिक जो पक्ष होते हैं उसकी बात करते हैं, सो इसमें परिवार का काम क्या होता है कि परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं, जो आने वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, वो समाज में घुलेंगे मिलेंगे जाकर, तो उनको जो अच्छे संस्कार होते हैं, अच्छी वैल्यूज होती हैं, ठीक है, शिक्षा का जो प्रसार उनके अंदर करना होता है, वो सारा का सारा काम परिवार के माध्यम से किया जाता है। अगर परिवार अपने दायित्वों को नहीं निभाएगा तो बच्चा आगे जाकर असामाजिक तत्व के रूप में काम करेगा। लेकिन वहीं पर अगर परिवार अच्छी तरीके से काम करता है, ठीक है, उसके जो भी सामाजिक दायित्व होते हैं, ठीक है, समाज के जो बुनियादी नियम होते हैं, अगर उनका पालन करता है तो वो बच्चा जाकर आगे जो अच्छे काम होते हैं उनको करेगा, और इसी से सामाजिक व्यवस्था बनी रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से परिवार का क्या काम होता है, समाज की जो सामाजिक व्यवस्था होती है उसको स्थायी बनाने में परिवार काफी ज्यादा हेल्प करता है। अगर बच्चा परिवार में कुछ अच्छी बातों को नहीं सीखता है, ठीक है, अगर वो कुछ गलत आदतों को अपने अंदर लेकर आता है, तो समाज में जो सामाजिक व्यवस्था होती है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाती है, और वहीं से हमें समाज में कुछ हम कह सकते हैं उपद्रव देखने को मिलता है, असामाजिक जो गतिविधियां होती हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करते हैं तो महिलाएं जो होती हैं परिवार की देखभाल करती हैं, और जो पुरुष होते हैं वो परिवार की जीविका चलाते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा स्वरूप माना जाता है, जो और जो ठीक है, अगर ये व्यवस्था को फॉलो किया जाता है, इसका अनुसरण किया जाता है, तो आज जो आधुनिक और औद्योगिक समाज है वो श्रेष्ठ कार्य निष्पादन करते हैं, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि अगर महिलाएं जो होती है परिवार की देखभाल करें, पुरुष जो होते हैं परिवार की जो जीविका होती है, ठीक है, कमाई का जो जरिया होता है वो उसको चलाएं, तो जो आधुनिक औद्योगिक समाज है वो अच्छी तरीके से काम कर सकता है, ठीक है। अगर पुरुष बाहर जाकर काम करेगा तो अच्छी तरीके से काम हो पाएगा। परिवार को औद्योगिक समाज की आवश्यकताएं पूरी करने वाली एक सर्वोत्तम संस्था, सर्वोत्तम साधन संपन्न इकाई के रूप में देखा जाता है। परिवार एक ऐसी इकाई होती है जो समाज की जो आवश्यकताएं होती है, जो औद्योगिक समाज होता है उसकी आवश्यकताएं होती है उसको पूरा कर सकता है। ऐसे परिवार में घर का एक सदस्य घर के बाहर कार्य करता है जो पुरुष होता है, और दूसरा सदस्य जो होता है घर और बच्चों की देखभाल करता है जो महिला के रूप में काम करती है, ठीक है। परिवार के स्वरूप में हमें कई सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो परिवार का जो स्वरूप है अगर हम बात करते हैं, तो जो आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जो नेचुरल फैमिली होती है उसमें जो मेल मेंबर होता है वो फैमिली का, जो फैमिली होती है उसका मेंबर नहीं होता है, यानी कि जो फादर होते हैं वो नेचुरल फैमिली के अंदर नहीं आते हैं। नेचुरल फैमिली में बेसिकली कौन आता है, जो मदर होती है और उसके जो बच्चे होते हैं वो नेचुरल फैमिली के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अगर हम स्टार्टिंग की बात करते हैं तो वहीं से हमें ये सारी की सारी चीजें देखने को मिलती है, जहां पर न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा चलती थी, ठीक है। लेकिन संयुक्त परिवार में निरंतर वृद्धि हम होती रही है, हमें ये चीजें देखने को मिलती है। तो भारत में जो औसत आयु है उसमें वृद्धि हुई है, और उसी की वजह से क्या है, जो ज्वाइंट फैमिली है उसमें निरंतर वृद्धि हमें देखने को मिलती है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं औसत आयु की, तो पुरुषों की औसत आयु 1941 से 50 के बीच में 32 साल, 32.5 साल के आसपास थी, ठीक है। वहीं पर बढ़कर ये 1981 से 85 के बीच में 55 साल, 55 साल 4 महीने के आसपास हमें देखने को मिलती है। अगर हम महिलाओं की औसत आयु के बारे में बात करते हैं तो 1941 से 50 के बीच में ये 37 साल 7 महीने के आसपास थी, और 1981 से 85 के बीच में ये 55 साल 7 महीने के आसपास हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, जो हम कह सकते हैं जो पुरुष हैं या फिर जो महिलाएं हैं भारतीय हैं, ठीक है, उनमें औसत आयु है उसकी जो वृद्धि हुई है उसकी वजह से संयुक्त परिवार में वृद्धि होती है। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं जो अगर जो व्यक्ति हैं उनकी औसत आयु में वृद्धि होती है, यानी कि जो बूढ़े होते हैं, ठीक है, ओल्ड जो पीपल्स होते हैं, पर्सन्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं फैमिली के, उनमें हमें वृद्धि देखने को मिलेगी, और इसी वजह से क्या होगा कि जो बच्चे होंगे वो अपने माता पिता का ध्यान रखेंगे, और वहीं से हमें संयुक्त परिवार का एक स्वरूप देखने को मिलेगा। तो यहीं से हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो भारत में जो संयुक्त परिवार है वो काफी तेजी से कम होते जा रहे हैं, और आज के टाइम पे वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते ही हमारे इधर क्या है कि जो न्यूक्लियर परिवार है, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, वो अडॉप्ट हम लोग उसको करते जा रहे हैं, ठीक है।
परिवार के अगर हम स्वरूप की बात करते हैं तो परिवार बेसिकली उसके कई सारे आधार होते हैं, जिसमें सबसे पहले स्थान या फिर आवास के आधार पर परिवार का निर्धारण किया जाता है, अधिकार और प्रभाव के आधार पर परिवार को विभाजित किया जाता है, और वंश के आधार पर भी परिवारों का निर्धारण होता है। तो स्थान के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें मातृस्थानिक और पितृस्थानिक दो परिवार देखने को मिलते हैं। मातृस्थानिक में क्या होता है कि ए पर्सन का अगर विवाह हुआ है, ए पर्सन क्या है वो है मेल, और बी पर्सन के साथ विवाह हुआ है, बी कौन है फीमेल। तो मातृस्थानिक में क्या होगा, बेसिकली अगर हम पितृस्थानिक की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो फीमेल होती है वो किसके पास आती है, वो मेल के घर पर जाती है और उसके पेरेंट्स के साथ में रहती है। लेकिन अगर मातृस्थानिक की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि जो मेल मेंबर होता है, ठीक है, जिसके साथ शादी हो रही है, तो वो जाकर जो फीमेल मेंबर्स होते हैं उनके साथ रहता है, उसके पेरेंट्स के साथ में उसके घर में रहता है। ठीक है, तो वो मातृस्थानिक होता है। और दूसरा अधिकार और प्रभाव के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो मातृतंत्रात्मक होता है, जहां पर माता की ज्यादा चलती है। ठीक है, और दूसरा होता है पितृतंत्रात्मक, जहां पर पिता की ज्यादा चलती है, पुरुष की ज्यादा चलती है। वंश के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो वो होता है मातृवंशीय। ठीक है, जहां पर वंश का जो अनुक्रम होता है, पदानुक्रम होता है, वो माता से निर्धारित होता है। उस सबसे पहले माता, उसके बाद उसकी जो पुत्री, उसके बाद उसकी जो पुत्री तो होगी, उस तरीके से काम चलता है। ठीक है, अगर हम पितृवंशीय व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, ठीक है, परिवार के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जो पुरुष होते हैं उनको ज्यादा महत्व दिया जाता है। एक पुरुष के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, इस तरीके से जो अनुक्रम होता है वो काम करता है। ठीक है, तो ये परिवार के स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं परिवार जो होते हैं क्या लिंगवादी होते हैं, यानी कि जेंडर बायस्ड होते हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं, हाँ, हमें ये परिवार जो होते हैं लिंगवादी देखने को मिलते हैं। आज के टाइम पे हमें आज के टाइम पे अगर हम कह सकते हैं तो ये हमें कम देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम प्राचीन परिवारों के बारे में बात करते हैं, प्राचीन समाज के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर हमें ज्यादा जो जेंडर बायस्ड फैमिलीज होती हैं वो देखने को मिलती हैं। अब ये किस तरीके से होता है कि आधुनिक समाज यह प्रचलित है में यह प्रचलित है कि जो लड़का होता है वो वृद्धावस्था में अभिभावकों की मदद करेगा, तथा लड़की जो होगी विवाह करके दूसरे घर चली जाएगी। तो इसलिए लड़कियों को क्या कहा जाता है, पराया धन कहा जाता है। क्योंकि क्या होता है, समाज में ये मान्यता होती है कि जो लड़की होगी वो विवाह करके दूसरे घर चली जाएगी। इसलिए क्या होता है कि लड़कियों पर कम खर्चा किया जाता है और लड़कों पर ज्यादा से ज्यादा धन को खर्चा किया जाता है। ठीक है, चाहे भले हम उसकी पढ़ाई की बात करते हैं, रहन सहन की बात करते हैं, उसके शौक की बात करते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा किस पर ध्यान दिया जाता है, लड़कों की जो व्यवस्था होती है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लड़कियों पर काफी कम पैसा खर्च किया जाता है। ठीक है, तो इसी कारण से क्या है, जो कन्या भ्रूण हत्या है वो हमें देखने को मिलती है। अब समाज में अगर ये मान्यता है कि लड़की पर खर्चा करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है, लड़की जो है पराया धन है, तो समाज में कुछ ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि लड़की जो कन्या होती है उसकी भ्रूण में ही हत्या करते हैं। तो जब वो माता के पेट में होती है तो उसी को खत्म कर देते हैं वहां पर। ठीक है, तो इस तरीके से जो कई सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं जिससे जन्म से पहले ही ये पता चल जाता है कि लड़का है या फिर लड़की है, तो उसको खत्म कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं उनकी हत्या को बढ़ावा मिलता है। अगर हम बात करते हैं सेक्स रेशियो की, तो 2001 की जनगणना के अंतर्गत प्रति 1000 लड़कों पर 927 लड़कियां हैं। ठीक है, ये सेक्स रेशियो है इंडिया का। अब हम बात करते हैं विवाह के बारे में, यानी कि मैरिज। मैरिज क्या होती है, दो वयस्क या ठीक है व्यक्ति जो स्त्री और पुरुष होते हैं उनके बीच में लैंगिक संबंधों की सामाजिक स्वीकृति होती है। यानी कि जो भी लैंगिक संबंध होते हैं उनको समाज स्वीकृत कर लेता है विवाह के बाद। ठीक है, स्त्री और पुरुष के बीच में तो जो विवाह होता है दो व्यक्तियों के बीच एक सामाजिक और कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त मिलन होता है, जिसमें क्या होता है आमतौर पर आपसी अधिकार और दायित्व शामिल होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये विवाह होता है। अगर हम बात करते हैं विवाह के प्रकार, तो साथी होता है, यानी कि जो पार्टनर्स होते हैं उनकी संख्या के आधार पर जो विवाह होते हैं बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक होता है एक विवाह, जो दूसरा होता है वो होता है बहुविवाह। अब अगर हम एक विवाह की बात करते हैं तो एक विवाह जो होता है वो दो तरीके का होता है, जिसमें सबसे पहले एक पति प्रथा आती है, जिसमें क्या होता है एक महिला जो होती है उसका सिर्फ एक पति होता है। दूसरा जो होता है एक पत्नी प्रथा होती है, जिसमें क्या होता है एक जो मेल मेंबर होता है, ठीक है, जो पुरुष होता है उसकी एक ही पत्नी होगी। तो ये एक विवाह के अंतर्गत आता है। बहु विवाह के अंतर्गत भी हमें दो प्रकार देखने को मिलते हैं, जिसमें बहुपति प्रथा आती है, जहां पर कोई भी महिला होती है उसके एक से ज्यादा पति होते हैं। बहुपत्नी प्रथा में कुछ पुरुष होते हैं जहां पर एक पुरुष की एक से ज्यादा पत्नियां होती हैं। ठीक है, तो ये एक विवाह और बहु विवाह के में बेसिकली डिफरेंस होता है। अगर हम नियमों के आधार पर बात करते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली हमें दो टाइप के देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है अंतर्विवाह, यानी कि एक समूह के अंदर विवाह किया जाता है। दूसरा होता है बहिर्विवाह, समूह के बाहर जाकर विवाह किया जाता है। इसमें जाति आ जाती है, ठीक है, जाति के बाहर जाकर विवाह किया जाता है। अंतर्विवाह, जाति के अंदर विवाह किया जाता है, ठीक है, धर्म के अंदर, धर्म के बाहर। तो इस तरीके से ये अंतर्विवाह और जो बहिर्विवाह होते हैं वो काम करते हैं।
अगर हम दोनों में अंतर की बात करते हैं, बेसिकली क्या अंतर हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, तो व्यक्ति जो होता है उसी सांस्कृतिक समूह में विवाह करता है जिसका वह पहले से ही सदस्य होता है। यानी कि बेसिकली अपना जो समूह होता है उसके अंदर अगर विवाह किया जा रहा है, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो हमारी जाति हो, कुछ भी हो, ठीक है, जहाँ पर हम रहते हैं, चाहे गाँव के आधार पर बात करते हैं, तो वो अंतर्विवाह कहलाता है। जो बहिर्विवाह होता है वो क्या होता है, व्यक्ति जो होता है अपने समूह से बाहर जाकर विवाह करता है, वो बहिर्विवाह कहलाता है। जो परिवार होते हैं, परिवार के कितने प्रकार होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जन्म का परिवार, जिसमें जिस व्यक्ति का जन्म होता है वो होता है जन्म का परिवार। प्रजनन का परिवार, जिसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति की शादी होती है। जिस परिवार में जन्म होता है वो होता है जन्म का परिवार। जिस परिवार में विवाह होता है वो होता है प्रजनन का परिवार। अब जो नातेदारी होती है वो बेसिकली दो तरीके की होती है, यानी कि जो रिश्तेदारी होती है वो दो तरीके की हमें देखने को मिलती है। एक होती है समरक्त, यानी कि समान रक्त की नातेदारी, ठीक है, तो इसमें रक्त के माध्यम से जो रिश्ते होते हैं वो बनते हैं, जिसमें भाई बहन, ठीक है, तो भाई बहन, माता, ठीक है, पिता, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये रक्त के आधार पर हमें रिश्ते, ये संबंध देखने को मिलते हैं। दूसरे होते हैं वैवाहिक नातेदारी, जिसमें विवाह के माध्यम से रिश्ते बनाए जाते हैं, ठीक है, जैसे जीजा, शाली, ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, साला, ठीक है, तो ससुर, ठीक है, तो ये क्या होता है, इस तरीके से जो रिलेशन हमें देखने को मिलते हैं जो विवाह के आधार पर बनाए जाते हैं। अगर हम कार्य की बात करते हैं तो कार्य क्या होता है, शारीरिक एवं मानसिक परिश्रमों के माध्यम से किए जाने वाली ऐसी सवैतनिक अवैतनिक गतिविधियां जिनका उद्देश्य मानव की जरूरत पूरे करने के लिए वस्तुओं का उत्पादन करना कार्य कहलाता है। यानी कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से परिश्रम किया जाता है, ठीक है, जिसमें हमें वेतन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। वो सारी गतिविधियां होती हैं जिनका क्या उद्देश्य होता है, जो मानव की जरूरतें होती हैं उसको पूरा करने के लिए जो उत्पादन होता है वो किया जाता है, वो कार्य कहलाता है। अगर हम कार्य के पारंपरिक स्वरूप के बारे में बात करते हैं, यानी कि प्राचीन टाइम पे कार्य किस तरीके का होता है, और कार्य के आधुनिक रूप की बात करते हैं तो आज के टाइम पे, यानी कि आधुनिक समाज में किस तरीके से काम किया जाता है, उसका क्या स्वरूप है। तो कार्य का जो पारंपरिक स्वरूप है उसमें अधिकतर जो लोग होते हैं खेतों में कार्य करते थे और पशुओं की देखभाल करते थे। यानी कि जो पारंपरिक स्वरूप था कार्य का वो प्राथमिक क्रियाओं पर आधारित था। अगर हम कार्य के आधुनिक स्वरूप की बात करते हैं, बेसिकली हमें इसमें सर्विस सेक्टर ज्यादा देखने को मिलता है। तो जनसंख्या का बहुत छोटा भाग कृषि कार्यों में लगा हुआ होता है। कृषि का भी औद्योगिकरण हो रहा है, यानी कि कृषि में भी ऐसे ऐसे नए नए उपकरण लेकर आ रहे हैं जो उद्योगों के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। अधिकांश जो कार्य मशीनों द्वारा किया जाने लगा है, ठीक है। अगर हम किसी भी सेक्टर की बात करते हैं, चाहे हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, चाहे हम खेतों की बात करते हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा मशीनें जो होती हैं उनका यूज किया जाने लगा है आधुनिक समाज के अंदर। देश में यानी कि अगर भारत की बात करते हैं तो आज भी जो अधिकतर जनसंख्या है, ठीक है, वो ग्रामीण और कृषि कार्यों में लगी हुई है, ठीक है, यानी कि जो ग्राम आधारित जितने भी उद्योग होते हैं, व्यवसाय होते हैं, उसमें कार्य करती है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा जो लोग होते हैं खेती करते हैं और खेती के माध्यम से ही अपने जीवन का निर्वाह कर पाते हैं। अगर हम इसके पारंपरिक स्वरूप की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली हमें क्या देखने को मिलता है, गैर कृषि कार्य को हस्त कौशल की दक्षता के साथ जोड़ा जाता है, यानी कि जो हमारी स्किल्स होती हैं उनके साथ गैर कृषि कार्यों को किया जाता है, ठीक है। हस्त कौशल जो होता है लंबे प्रशिक्षण के माध्यम से सीखा जाता है, यानी कि जो स्किल्स होती हैं हमें काफी ज्यादा ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, एक लंबा समय व्यतीत करना पड़ता है, तभी जाकर हम स्किल्स होती हैं उनको एक्वायर कर पाते हैं। आधुनिक अगर स्वरूप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, अत्यधिक जटिल श्रम विभाजन हमें देखने को मिलता है। कार्य असंख्य विभिन्न व्यवसायों में विभाजित हो गया जिनमें लोग विशेषज्ञ हैं, यानी कि लोगों में अलग अलग जो एक्सपर्टीज हैं वो हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर क्या है, श्रम विभाजन है कि हर व्यक्ति का एक निश्चित, हम कह सकते हैं, विभाजन कर दिया जाता है कार्य के आधार पर कि कौन सा व्यक्ति किस कार्य को करेगा। तो इस तरीके से व्यवसाय में विभाजन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है आधुनिक स्वरूप के अंदर। लेकिन अगर हम पारंपरिक स्वरूप की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें कार्य जो विभाजन है, श्रम विभाजन है, वो हमें देखने को नहीं मिलता है। इसको हम एक तरीके से समझ सकते हैं कि पहले कोई भी जो जो व्यक्ति है, यानी कि पहले के टाइम पर के जो व्यक्ति हैं वो एक साथ कई सारे कार्य को कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर सेम टाइम पर खेतों में काम कर रहा है तो वही व्यक्ति सेम टाइम पर, हम कह सकते हैं, उसी समय पर बाहर जाकर जो दुकानें होती हैं उनको उनको चला सकता है। तो एक साथ दो तीन कामों को कर सकता है। लेकिन आज के टाइम पर अगर हम आधुनिक समाज की बात करते हैं तो यहाँ पर श्रम विभाजन हमें देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति है अगर वो खेतों में काम करे तो वो सिर्फ किसान ही करेगा, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर किसी एमएनसी में काम कर रहा है तो वो खेतों में काम जाकर नहीं कर सकता है, क्योंकि जो कार्य होते हैं उनको निश्चित कर दिया गया, उनको निर्धारित कर दिया गया कि कौन सा व्यक्ति किस कार्य को करेगा। तो यहाँ पर हमें जो व्यवसाय होते हैं उसमें विभाजन देखने को मिलता है, श्रम में विभाजन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें यहाँ पर कार्य जो होते हैं अच्छी तरीके से संचालित हो पाते हैं। औद्योगिकरण से पूर्व, यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था उससे पहले अधिकतर कार्य जो थे घर पर किए जाते थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ,
अच्छा, घर पर किए जाते थे और कार्य पूरा करने में जो परिवार के जितने भी सदस्य होते थे, जितने भी मेंबर्स होते थे, वो उसमें हाथ बटाते थे। यानी कि जो कार्य होता था वो पारिवारिक रूप से किया जाता था, परिवार के सभी सदस्य मिलकर काम करते थे। ठीक है। औद्योगिक प्रौद्योगिकी में विकास, यानी कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था उसके बाद में, ठीक है, उससे क्या हुआ, जो बिजली, कोयला, ठीक है, इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी थी जिससे कि मशीनें चल पाती थी, उसका विकास हुआ, तो कार्य को अलग अलग किया जाने लगा। अब इसमें क्या हुआ कि जो व्यक्ति था वो बाहर जाकर काम करने लगा, यानी कि घर से निकला। ठीक है, क्योंकि बाहर जाकर वो उद्योगों में जाएगा, ठीक है, वहां पर कारखाने होंगे, उनमें जाएगा। ठीक है, तो पूंजीपति के, उद्योगपतियों के जो कारखाने थे औद्योगिक विकास का एक केंद्र बिंदु बनकर उभरे थे, क्योंकि जो व्यक्ति थे वो घर पर पहले काम करते थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, मशीनों का विकास हुआ, ठीक है, मशीनों से संचालन होने लगा। ठीक है, तो घर को और कार्य को अलग करने में भी अपना योगदान दिया था। तो इस तरीके से क्या था कि जो व्यक्ति थे वो बाहर जाकर कारखानों में काम करने लगे, और जो कारखाने थे वो औद्योगिक विकास का एक केंद्र बन गए थे। और ये जो कारखाने थे उन पर किसका स्वामित्व था, जो पूंजीपति उद्योगपति थे वो काम करते थे। ठीक है, उनके स्वामित्व के अंदर ये आते थे। अब कार्य रूपांतरण की हम बात करते हैं, तो कार्य रूपांतरण एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, तो जिसमें क्या होता है, आमतौर पर एक प्रकार के कार्य या नौकरी को दूसरे प्रकार में बदलने की ये प्रक्रिया के रूप में हम इसको देख सकते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति अगर किसी काम को कर रहा है, तो उसकी जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर उसका जो हम कह सकते हैं स्वरूप होता है उसमें परिवर्तन आता है, और वही कार्य दूसरे ढंग से करने लगता है, दूसरी प्रक्रियाओं को इस्तेमाल करने लगता है, तो वो कार्य रूपांतरण कहलाता है। तो इसमें बेसिकली थोक उत्पादन के लिए थोक बाजारों की आवश्यकता होती है। यानी कि उत्पादन जो होता है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, औद्योगिकरण से पहले उत्पादन जो था वो हमारी सिर्फ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता था, लेकिन औद्योगिकरण आया, मशीनों का हम कह सकते हैं निर्माण हुआ। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी आई थी, स्वचालित मशीनों को का निर्माण शुरू हो गया था, और वहां से क्या हुआ था, आवश्यकता से ज्यादा हम कह सकते हैं उत्पादन शुरू हो गया था, और उसी के लिए ज्यादा से ज्यादा अगर उत्पादन हो रहा है तो हमें बाजारों की भी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये कार्य रूपांतरण का एक एग्जाम्पल हो सकता है। उत्पादन की जो प्रक्रिया उसमें नए परिवर्तन आए थे, कि पहले जो उत्पादन था वो हाथों के माध्यम से किया जाता था, लेकिन समय के साथ में उसमें मशीनें आई थी। ठीक है, मशीनों का डेवलपमेंट शुरू हो गया था, और वहां से हमें ये परिवर्तन देखने को मिलता है। महंगे उपकरणों और निगरानी व्यवस्थाओं के माध्यम से कर्मचारियों की निरंतर निगरानी करी जाती है, यानी कि उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। ठीक है, जिसमें आज के टाइम पर अगर हम बात करते हैं सीसीटीवी वगैरह, ये जो चीजें होती है, बायोमेट्रिक्स जो अटेंडेंस होती है, उनके माध्यम से जो कर्मचारी होते हैं उनकी निरंतर निगरानी की जाती है। उदार उत्पादन, यानी कि जो उत्पादन था व्यक्ति की जो हम कह सकते हैं आवश्यकताएं थी उसके आधार पर होने लगा है। उत्पादन की जो प्रक्रिया थी उसको उदार कर दिया गया था, और कार्यों में हमें विकेंद्रीकरण देखने को मिलने लगा, कि कार्य करने से संबंधित जितनी भी शक्तियां थी वो अलग अलग विभागों में श्रम विभाजन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं राजनीति के बारे में, तो राजनीति क्या है कि राजनीतिक संस्थाओं को सरोकार, यानी कि उसका अर्थ समाज में शक्ति बंटवारे से है, यानी कि समाज में शक्ति किसके पास है, किस तरीके से उसका बंटवारा कर रखा है, तो वो राजनीतिक संस्थाओं के अंतर्गत आता है, उसका अर्थ होता है। सामाजिक संस्थाओं को समझने में दो संकल्पनाएं जो होती है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसमें सबसे पहले आती है शक्ति, और दूसरी होती है सत्ता। अब शक्ति क्या होती है और सत्ता क्या होती है, हम उसको समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम एक चीज को समझते हैं, प्रभुत्व। ठीक है, तो ये चीजें जो है आप ट्वेल्थ क्लास में जाकर पढ़ोगे। प्रभुत्व क्या होता है कि किसी व्यक्ति पर डोमिनेंस करना, कि किसी व्यक्ति पर अपनी जो इच्छाएं होती हैं वो थोपना। ठीक है, तो वो प्रभुत्व कहलाता है। अब प्रभुत्व से क्या होता है, वो शक्ति निकल कर आती है। शक्ति क्या होती है, दूसरे का विरोध करे बिना अपनी जो इच्छाएं होती है उनकी पूर्ति करना, वो शक्ति कहलाती है। अब प्रभुत्व का सबसे एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपकी फैमिली से देता हूँ, कि आप कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप ये बोलने का जो तरीका है वो लोगों के साथ अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो व्यवहार है वो परिवर्तित किसकी वजह से होगा, वो आपके पेरेंट्स की वजह से होगा। ठीक है, पेरेंट्स जो होंगे वो आपके व्यवहार को नियंत्रित करने का काम करेंगे, तो वो क्या करेंगे, आप पर प्रभुत्व दिखा रहे हैं। अब प्रभुत्व दिखा रहे हैं यानी कि उनके पास शक्ति है। शक्ति क्या होती है, आपके विरोध के बिना, यानी कि आप अगर उनका विरोध भी करते हो तो भी आप उनको फॉलो करोगे। ठीक है, विरोध के बिना अपनी जो इच्छा होती है उन्होंने आपके ऊपर थोप दी है, तो वो शक्ति कहलाती है। यानी कि दूसरे की के विरोध के बिना अपनी जो इच्छाएं होती हैं दूसरे पर थोपना, ठीक है, उसकी जो क्षमता होती है वो शक्ति कहलाती है। तो शक्ति क्या होती है, शक्ति व्यक्तियों या समूह द्वारा दूसरों के विरोध करने के बावजूद अपनी इच्छा पूरी करने की जो योग्यता होती है वो शक्ति कहलाती है। शक्ति का उपयोग सत्ता के माध्यम से किया जाता है। अब सत्ता क्या होती है, सत्ता शक्ति का वह रूप होता है जिसे वैध होने के रूप में स्वीकार किया जाता है, अर्थात जिसे सही और न्यायपूर्ण माना जाता है। अब
थोड़ा सा ना हम इस चीज को समझते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं राज्य की संकल्पना के बारे में, तो जब राज्य का उदय नहीं हुआ था उससे पहले क्या था, व्यक्ति जो था अपने आप में स्वतंत्र था। यहाँ पर हमें अराजकता, हिंसा सब कुछ देखने को मिलता था, क्योंकि कोई भी जो व्यक्ति है वो कुछ भी काम कर सकता है। लेकिन समय के साथ में क्या हुआ, लोगों को राज्य की आवश्यकता, समाज की आवश्यकता महसूस हुई, और वहां पर क्या था, लोगों ने अपने जो अधिकार थे, अपनी जो स्वतंत्रता थी, वो राज्य को दे दी है। राज्य क्या था, एक संस्था के, एक सामाजिक संस्था के रूप में काम करता था। उसने राज्य को अपने सारे के सारे अधिकार दे दिए, अपनी स्वतंत्रता दे दी। अब उससे क्या हुआ कि समाज में जितने भी व्यक्ति थे उन पर नियंत्रण स्थापित होने लगा, और वो नियंत्रण कौन स्थापित करता था, वो राज्य करता था। अब समाज, जो राज्य था, वो निश्चित करता कि सही क्या है और गलत क्या है। सही वही था जिसे समाज स्वीकृत करे, और ठीक है, और जो सही था उसको वैध बना दिया, और समाज जिसको स्वीकृत नहीं करता था वो अवैध बन गया। ठीक है, और समाज ने उसको निष्कासित कर दिया, उसको नहीं फॉलो किया। ठीक है, जो समाज द्वारा स्वीकृत नहीं था, अगर कोई इसको फॉलो करता है उसको दंड दिया जाता था। अगर समाज के द्वारा जो स्वीकृत है, अगर उसको फॉलो किया जाता था, जो वैध कानून थे उनको फॉलो किया जाता था, समाज में उसकी प्रशंसा होती थी, और सामाजिक व्यवस्था अच्छी रूप से चल पाती थी। तो सत्ता क्या है, शक्ति का एक रूप है जो वैध होता है। ठीक है, और यानी कि समाज में क्या सही है और क्या गलत है, वही सत्ता कहलाती है। अब हम समझते हैं राज्य क्या होता है, यानी कि राज्य की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ स्टेट। अगर हम स्टेट के बारे में बात करते हैं तो एक ऐसी इकाई होती है जिसके पास क्या होता है, जिसके पास एक निश्चित भूभाग होता है, यानी कि एक निश्चित क्षेत्र होता है जहां पर जो जनसंख्या होती है वो निवास करती है। यानी कि एक ऐसा निश्चित क्षेत्र होता है जहां पर जनसंख्या रहती है, और जनसंख्या पर नियंत्रण कौन करता है, वो सरकार करती है। सरकार के पास क्या होती है, वो होती है संप्रभुता। ठीक है, तो ये एक राज्य होता है, यानी कि राज्य की ऐसी इकाई होती है जिसके पास एक निश्चित क्षेत्र होता है, निश्चित क्षेत्र पर एक जनसंख्या निवास करती है, और उस जनसंख्या को नियंत्रित करने का काम एक सरकार करती है, और सरकार जो होती है अपने आप में संप्रभु होती है। तो ये 4 पॉइंट्स होते हैं, इनके आधार पर जो स्टेट होता है उसकी डेफिनेशन को बनाया जा सकता है। अगर एक निश्चित क्षेत्र है, ठीक है, जनसंख्या नहीं है, वहां पर जनसंख्या नहीं है तो वहां पर सरकार नहीं होगी, और सरकार नहीं होगी तो जो संप्रभुता होगी वो नहीं होगी। ठीक है, जनसंख्या एक निश्चित क्षेत्र नहीं है तो वो राज्य नहीं होगा। ठीक है, निश्चित क्षेत्र नहीं है तो उसके पास संप्रभुता और सरकार कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं, आपने सुना होगा कि जो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, वहां पर क्या है, एक निश्चित क्षेत्र तो है लेकिन वहां पर जनसंख्या नहीं रहती है, तो ऐसे में उसको हम एक स्टेट नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये होती है राज्य की संकल्पना। तो राज्य एक ऐसी इकाई होती है जिसको, जहां पर एक निश्चित क्षेत्र होता है, वहां पर जनसंख्या निवास करती है। उस जनसंख्या पर जो सरकार होती है वो उस पर नियंत्रण करती है, और जो सरकार होती है वो अपने आप में संप्रभु होती है। आप यहाँ पे संप्रभुता का देख रहे होगे, उसका अर्थ क्या होता है कि अपने आप में स्वतंत्र होना, यानी कि बाहरी दबाव से मुक्त होकर अपने देश के अंदर काम करना। जैसे कि एक कंट्री है, इसको हम ले सकते हैं ए, और एक कंट्री है बी। जो ए कंट्री है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, वहीं पर जो दूसरी कंट्री है वो ए से थोड़ी सी कम पावरफुल है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो बी कंट्री है अपने देश में कोई एक कानून लेकर आना चाहती है, अच्छा जो कानून है देश में लेकर आना चाहती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ए कंट्री होगा वो उसमें फोर्स करेगा कि तुम ये कानून लेकर मत आओ, या फिर तुम हमारे अनुसार चलो। तो ऐसे में क्या होगा, जो बी स्टेट की जो सरकार है वो संप्रभु नहीं होगी, अपने आप में सोवरन नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये संप्रभुता होती है वो काम करते हैं, यानी कि अपने देश के अंदर निश्चित भूभाग के अंदर स्वतंत्र होकर जितने भी निर्णय होते हैं उनको लेना, और जो कार्य होते हैं उनको संचालित करना, वो संप्रभुता कहलाती है। अगर सरकार की अगर हम बात करते हैं, सरकार की सत्ता एक वैध व्यवस्था से समर्थित होती है, और जो अपनी नीतियों को लागू करने के लिए सैन्य शक्ति के उपयोग की क्षमता रखती है। यानी कि सरकार क्या होता है, सत्ता होती है, उसकी एक वैध व्यवस्था होती है जो समाज द्वारा स्वीकृत होती है। ठीक है, उसके द्वारा ये चलाई जाती है, अपनी नीतियों को लागू करती है, जिसके लिए वो सैन्य शक्ति होती है उनका उपयोग कर सकती है। अगर हम प्रकार्यवादी दृष्टिकोण की बात करते हैं, तो राज्य जो होता है समाज के सभी वर्गों को, यानी कि अनुभागों के हितों के प्रतिनिधित्व के रूप में ये देखता है प्रकार्यवादी दृष्टिकोण। यानी कि प्रकार्यवादी दृष्टिकोण के नजरिए से जो राज्य होता है सभी जितने भी वर्ग होते हैं इनके हितों के बारे में बात करता है। लेकिन अगर हम संघर्षवादी दृष्टिकोण की बात करते हैं, तो जो राज्य होता है, जो प्रभावशाली लोग होते हैं, प्रभावशाली वर्ग होते हैं, उनके हितों का प्रतिनिधित्व करता है राज्य। ठीक है, जितनी भी नीतियां होती हैं उनको निर्मित किसके दृष्टिकोण से किया जाता है, किसके पर्सपेक्टिव से किया जाता है, जो भी समाज में हम कह सकते हैं जो इलाइट जो लोग होते हैं, ठीक है, इलाइट क्लास होती है, उसके उनके लिए समाज में जितनी भी नीतियां होती हैं उनको लागू किया जाता है।
अगर हम अधिकारों के बारे में बात करते हैं तो अधिकार बेसिकली हमें 3 तरीके के देखने को मिलते हैं। सबसे पहले नागरिक अधिकार, दूसरे होते हैं राजनीतिक अधिकार, जो तीसरे होते हैं वो होते हैं सामाजिक अधिकार। अब बेसिकली नागरिक अधिकारों में कौन से अधिकार आते हैं? रहने की जगह चुनने का अधिकार होता है, इसमें भाषण और धर्म की स्वतंत्रता आती है, संपत्ति का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, न्याय का अधिकार, ये सारी की सारी नागरिक स्वतंत्रता के अंदर, नागरिक अधिकार के अंदर आते हैं, जिसमें क्या होता है जो व्यक्ति होता है अपना विकास कर सके। राजनीतिक अधिकारों की बात करते हैं तो इसमें चुनाव में भाग लेने का और सार्वजनिक पद के लिए खड़े होने का जो अधिकार होता है उसमें शामिल होता है। लेने का अधिकार, ठीक है, तो इसको कर देना। चुनावों में भाग लेने का जो अधिकार होता है, सार्वजनिक पद के लिए खड़े होने का जो अधिकार होता है वो राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत शामिल होता है। सामाजिक अधिकार के अंदर बेसिकली क्या होता है, व्यक्ति को कुछ न्यूनतम स्तर तक आर्थिक कल्याण और सुविधा और सुरक्षा प्राप्त होने के विशेष अधिकार इसमें शामिल होते हैं। यानी कि व्यक्ति को समाज में जो स्थिति होती है उसकी उसमें सुधार लाने के लिए, जो हम कह सकते हैं मुख्य धारा का जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी होती है उसमें लाने के लिए उसको कुछ जो विशेष अधिकार जो होते हैं वो दिए जाते हैं। विशेष अधिकारों से तात्पर्य क्या हो जाता है, यहाँ पर व्यक्ति जो होता है उनको नौकरी में रिजर्वेशन दिया जाता है, उनके लिए कुछ नीतियां होती है उनको लाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है उनका जो न्यूनतम स्तर होता है उसमें वृद्धि की जा सके। ठीक है, अगर हम धर्म के बारे में बात करते हैं, धर्म क्या होता है, एक समाज शास्त्रीय संस्था के रूप में काम करता है जिसमें साझा मान्यताएं, प्रथाएं, नैतिक मार्गदर्शन, सामाजिक नियंत्रण और पीढ़ियों और समुदायों में सांस्कृतिक संचरण के माध्यम से सामाजिक मानदंडों, पहचान और सामंजस्य को आकार दिया जाता है। यानी कि समाज में जो भी व्यवस्था होती है उसको बनाए रखने के लिए जो भी सांस्कृतिक संचरण होता है, जिसमें सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक नैतिक मार्गदर्शन, प्रथाओं का पालन करने का जो काम होता है धर्म के अंतर्गत किया जाता है। धर्म क्या बेसिकली क्या होता है, इसमें हम कह सकते हैं साझा मान्यताएं काम करती है, जिसके अंतर्गत धर्म जो होता है समाज में नियंत्रण का काम करता है। ठीक है, समाज में जो नैतिक मार्गदर्शन होता है लोगों का वो करता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो सांस्कृतिक संचरण होता है यानी कि जो संस्कृतियां होती है वो एक दूसरे से स्थानांतरित हो पाती हैं, और इसकी वजह से सामाजिक मानदंड, पहचान होती है, सामंजस्य होती है, उनको निर्धारित किया जाता है धर्म के माध्यम से। अब सभी धर्मों में हमें कुछ कॉमन हम कह सकते हैं फीचर्स देखने को मिलते हैं कि जितने भी धर्म होते हैं उसमें प्रतीकों का समुच्चय होता है, यानी कि अलग अलग जो हम कह सकते हैं सिंबल्स होते हैं। ठीक है, श्रद्धा और सम्मान की भावना सभी धर्मों में हमें देखने को मिलती है। अनुष्ठान या समारोह होता है, यानी कि कोई अलग अलग धर्मों में हमें त्योहार देखने को मिलते हैं, वो बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। विश्वासकर्ताओं का एक समुदाय हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम मुसलमानों की बात करते हैं वहां पर भी हमें समुदाय देखने को मिलता है। हिंदू धर्म में बात करते हैं तो वहां पर भी हमें समुदाय देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो एक जो फेथ होता है उसको फॉलो करते हैं। अगर हम शिक्षा के बारे में बात करते हैं, शिक्षा क्या होती है, एजुकेशन क्या होती है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें सीखने की औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की संस्थाएं शामिल होती हैं। तो शिक्षा की बेसिकली शिक्षा क्या होता है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है जिसमें जो व्यक्ति होता है अलग अलग उसके जो अनुभव होते हैं उनको सीखने की कोशिश करता है। ठीक है, और उसके अपने व्यवहार में लेकर आता है। तो इस तरीके से जो शिक्षा होती है इसमें बेसिकली हमें दो संस्थाएं देखने को मिलती हैं। पहली जो होती है औपचारिक, दूसरी होती है अनौपचारिक। औपचारिक संस्थाएं यानी कि जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन होते हैं, बेसिकली इसमें क्या आते हैं, जिसमें व्यक्ति को एक निश्चित स्थान पर एक हम कह सकते हैं कानूनी रूप से एक निश्चित तरीके से उसको शिक्षा दी जाती है, वो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएगा, जिसमें स्कूल, कॉलेजेस ये सारे आ जाएंगे। अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत क्या आएगा कि जो व्यक्ति का जो आसपास का हम कह सकते हैं सोसाइटी होती है, समाज होता है, उसके माध्यम से व्यक्ति जो समाज से जो कुछ सीखता है वो अनौपचारिक सामाजिक शिक्षा के अंतर्गत, सामाजिक संस्था के अंतर्गत आएगा। अगर हम बात करते हैं साधारण समाजों में औपचारिक विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं थी। औपचारिक जो साधारण समाज होते हैं उनका मतलब क्या होता है कि जो प्राचीन समाज थे उसमें औपचारिक विद्यालय जाने की आवश्यकता पहले महसूस नहीं की जाती थी। बच्चे बड़ों के साथ क्रियाकलापों में शामिल होकर प्रथाओं और जीवन के जो व्यापक तरीके होते थे उनको सीख लेते थे। यानी कि जो बच्चे होते थे वो परिवारों के साथ में काम कर मिलजुल कर जो भी रिचुअल्स होते थे, समाज अपनी जिंदगी को जीने के जो तरीके होते थे उनको सीख सकते थे परिवार के सभी सदस्यों के साथ रहकर। अगर हम जटिल समाजों की बात करते हैं यानी कि आज के टाइम पे आधुनिक समाजों की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें श्रम का आर्थिक विभाजन देखने को मिलता है। यानी कि जो एक्सपर्टीज है वो हमें देखने को मिलती है अलग अलग सेक्टर्स में। जो व्यक्ति होते हैं एक निश्चित कार्य में निपुण होते हैं, ठीक है, स्किल्ड होते हैं, तो वो चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो उन्हीं स्किल्स को सीखने के लिए क्या होता है, विशिष्ट शिक्षा और दक्षता प्राप्त करने की आवश्यकता हमें महसूस होती है। इसी वजह से जो घर से कार्य होते हैं उनका भी विभाजन हमें देखने को मिलता है। जो बेसिकली कहने का मतलब क्या होता है कि जो आधुनिक समाज होते हैं वहां पर हमें श्रम विभाजन देखने को मिलता है कि अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं वो अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग कामों में एक्सपर्ट होते हैं, स्किल्ड होते हैं। तो इसी की वजह से उन स्किल्स को सीखने के लिए, उन स्किल्स को एक्वायर करने के लिए, उसमें हम कह सकते हैं एफिशिएंट, कैपेबल बनने के लिए शिक्षा आवश्यक हो जाती है। इसीलिए हमें फॉर्मल जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं वहां पर जाने की आवश्यकता पड़ती है।
प्रकार्यवादी जो समाज शास्त्री हैं वो सामान्य सामाजिक आवश्यकता और सामाजिक मानकों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यानी कि सामान्य जो सामाजिक आवश्यकताएं होती है उनके बारे में बात करते हैं, सामाजिक मानक होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, और ये बात करते हैं कि ये सारे के सारे जो भी मानक होते हैं उनका निर्धारण शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। प्रकार्यवादियों के लिए शिक्षा सामाजिक संरचना को बनाए रखती है और उनका नवीनीकरण करती है। यानी कि नए नए जो इनोवेशन होते हैं समाज में वो लेकर आती है, और समाज की जो संरचना होती है उसको बनाए रखने का काम शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, संस्कृति का संप्रेषण, यानी कि जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, जो हमारे कल्चर होता है, उसको एक स्तर से दूसरे स्तर पर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे उसको संप्रेषित किया जाता है और उसमें विकास किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रकार्यवादी समझते हैं। अब एमिल खुर्दाइन के इसके बारे में कुछ हम कह सकते हैं विचार हमें देखने को मिलते हैं। तो उनका एक कोट है कि कोई भी समाज एक सामान्य आधार कुछ विचारों, मनोभावों और व्यवहारों के बगैर जीवित नहीं रह सकता। यानी कि एक समाज में कुछ जो सामान्य विचार होते हैं, व्यवहार होते हैं, वो होने चाहिए। अगर वो चीजें नहीं होंगी तो वो समाज जो है जो वो जीवित नहीं रह पाएगा। और ये जो सामान्य विचार होते हैं, मनोभाव होते हैं, व्यवहार होते हैं, वो शिक्षा के द्वारा बच्चों में संप्रेषित किए जाते हैं, ठीक है। शिक्षा के माध्यम से सभी बच्चों में संप्रेषित किया जाए, ठीक है। उनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाए, उनकी जाति, उनके धर्म के आधार पर किसी भी तरीके का उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाए, चाहे वो किसी भी सामाजिक श्रेणी के हों, ठीक है। उन सभी को ये सारे के सारे जो विचार होते हैं, मनोभाव होते हैं, व्यवहार होते हैं, उनको दिए जाए, उनमें संप्रेषित किए जाए। तो ये एमिल खुर्दम के विचार थे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही है, ठीक है। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। थैंक यू।